हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप जो अपनी पढ़ाई जो है उसको उस रिदम पर लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। उम्मीद पे जो है दुनिया कायम रहती है, उम्मीद बनी रखे रहे तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप अपने आप से होने ऑनेस्टी के साथ जो है पढ़ाई कर रहे हैं, खुद के साथ ऑनेस्ट बने हुए हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। और अपने लिए पढ़ना है तो फिर जी तोड़ पढ़ना है, ठीक है। खुद को साबित करना है तो फिर अच्छे से ही साबित करना है। चीज़ों को घसीटना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हाँ, तैयारी करने लग गए और चीज़ें जो है धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत काम चलाने लायक पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो पढ़ना ही नहीं है। तो आज हम वो सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ, जो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है केवीएस की प्रिपरेशन में। जो आप चीज़ें जो हैं जो आप उम्मीद करते हैं कि आपको बताई जाएँ, वो स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर सिलेबस तो हमने देख ही लिया है, तो फिर से हम सिलेबस को दोबारा से जो है डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के माध्यम से। और आपको ये भी देख बताएंगे कि ये सिलेबस असल में उठाया कहाँ से है, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी बुक से उठाया है। डिटेलिंग के साथ जो है आपको जो है जब जब सिलेबस के टॉपिक करवाए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कई बच्चे कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो प्रीवियसली जो आपको कंटेंट मिला है, ठीक है, तो वो कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी से ही डेवलप किया गया है। मैं बिल्कुल ये क्लियर कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ही जो आपके टॉपिक उठाए गए हैं, पेपर भी एनसीईआरटी से ही आया है। और वो जो आपको चीज़ें मिली हैं कंटेंट के रूप में, वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। डिफरेंस बस इतना है कि वो स्कैटर्ड है, ठीक है। वो स्कैटर्ड मैटर जो है, अभी कुछ बच्चों से कनेक्ट करने के बाद मुझे पता चला है कि कुछ फैक्ट मेरे भी उसमें अपडेटेड नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों ने कांटेक्ट किया है कि आपकी क्लासेस बिल्कुल ठीक है, नो डाउट सब समझ में आ जाता है, कंसेप्ट आप क्लियर कर देते हैं, बस आपके फैक्ट जो हैं वो अपडेटेड नहीं थे। स्पेशली जो है एक बच्ची है जिसका नाम है प्रोमिला, उसने मुझे बताया कि सर एवरीथिंग वाज गुड एंड, और समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप अपने नेचुरल फ्लो में पढ़ाइए, जैसे मैं नॉर्मली बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो चलता है, और इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मेरी वीडियो देखनी है तो 1.25 पे अपनी स्पीड जो है यूट्यूब पे सेट कर लीजिए, ताकि आपका कुछ टाइम भी बचे। तो प्रोमिला ने मुझे अपडेट किया कि सर आपके जो फैक्ट है वो अपडेटेड नहीं है। वो बिल्कुल ये ऑनेस्टी के साथ इसने बताया, और मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था कि मैंने अपडेटेड फैक्ट नहीं दिए हैं। ये टॉपिक है पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन के चैप्टर में मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, कंसेप्ट तो चेंज होने ही नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत है कि जो फैक्ट दिए गए हैं, कुछ फैक्ट जो है वो अपडेटेड नहीं है। 2011 की जनगणना के ऊपर कुछ फैक्ट थे, तो वो फैक्ट अपडेटेड नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि असल में ये फैक्ट मैंने जो है अपने फ्रेंड्स से लिए थे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, तो उससे की वजह से शायद कुछ ऐसे हो सकता है। तो जो बच्चे वहाँ पर जहाँ वो गलती हुई है कंटेंट के अंदर मुझसे, तो वो यहाँ अपनी ठीक कर ले, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि फैक्ट बदल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो और कई बार फैक्ट ऐसा होता है कि आप इंटरनेट से सोर्स से ढूंढते हो, तो कई बार वो फैक्ट अपडेटेड नहीं मिलते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अच्छी बात है कि आप जैसे बच्चे जो है टीचर के वर्क को भी एनालाइज कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है वो चीज़ें समझिए। एक और बच्चे ने जो है मुझे बताया था कि जैसे मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस को काफ़ी फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन जो है वो बड़ी मेरी गड़बड़ हो रही है। तो ठीक है, आपकी बात मैंने रखी, और अब मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर और एग्जैक्ट सही बोली जाएँ। तो आप सभी भी देखो मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हो, तो आप भी एक गुरु की भांति मतलब आप मेरे से जुड़े भी रहना चाहते हो, मुझे मेरी कमियों के साथ भी जुड़े रहना चाहते हो, और साथ साथ चाहते हो कि मैं इम्प्रूव भी करूं। तो ये एक अच्छा अटैचमेंट मैं मानता हूं कि ऐसा अटैचमेंट शायद अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ अगर बन जाता है, तो फिर कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब आप कामयाबी आपको मिल गई है, आप सक्सेसफुल हो गए हैं। तो हम करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसमें भी जो जो लास्ट का पेपर हुआ है 2018 का, उसमें क्या पैटर्न था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया, क्या वो पैटर्न जो है वो फैक्ट बेस्ड था या वो कंसेप्ट बेस्ड था, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा फैक्ट प्लस कंसेप्ट का कम्बिनेशन। तो कंसेप्ट है ही क्या, कम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड एज कंसेप्ट। आप सारे के सारे फैक्ट जानते हैं
और सारी की सारी जो उसकी थ्योरी है उसको जानते हैं, तो कंसेप्ट आप जानते हैं, उसको एनालाइज करना जानते हैं, मतलब कौन सी बात सही है, कौन सी सही नहीं है, ठीक है, कौन सी सही नहीं है, दोनों ही चीज़ों को आप एनालाइज कर पाते हैं, मतलब आपने चीज़ें सीख ली है। तो 2018 का पैटर्न हम इसलिए देखना चाहते हैं ताकि हमको एक इंसाइट मिल जाए, अंतर्दृष्टि मिल जाए कि पढ़ें कैसे और किस तरीके से चीज़ों पे फोकस करें। तो इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है, एक मिरर देखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ KVS PRT, ठीक है। और KVS PRT नहीं, मैं कह रहा हूँ कि TGT और PGT का भी अगर तैयारी करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि एक स्टैंडर्ड पेपर KVS प्रोवाइड करता है। KVS कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता जिसकी वजह से आपको उसको कोसना पड़े। KVS का पेपर बहुत बैलेंस्ड आता है, बहुत पहले से मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। तो पहले इसका KVS का जो PRT का पेपर जो है वो पहले रिटर्न भी हुआ करता था, लेकिन अब टोटली वो MCQ बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो ये और अच्छी चीज़ है, रिजल्ट जल्दी निकलते हैं ऐसे पेपर के। जो सब्जेक्टिव पेपर होते थे उसके रिजल्ट आने में बहुत बहुत टाइम लग जाता था। तो ये MCQ का पैटर्न ठीक है, और उसमें कंसेप्ट पूछ रहा है तो फिर सब्जेक्टिव भी जो नॉलेज आपकी जानना चाहता है वो नॉलेज भी वो परख लेगा अगर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, उसको आप जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, नो डाउट, लेकिन पूरी तरीके से उसी को फॉलो करें नहीं। आप और जो है डीप पढ़िए, और ज़्यादा जो है और ज़्यादा मेहनत कीजिए। जब अगर आप कंटेंट कर चुके हैं तो आप NCERT पे आ सकते हैं, नो डाउट, और जो बच्चे कंटेंट नहीं कर रहे हैं वो NCERT से पढ़ सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपकी समझ इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप NCERT ऐसा चीज़ है, ये मदर ऑफ ऑल बुक है, आपको चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं। NCERT आप पढ़ेंगे 2-3 रिवीजन के बाद आपको लगन लग जाएगी NCERT पढ़ने की। तो NCERT तो बड़ी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। तो KVS PRT प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं कपिल संडेले अभी डिस्कस करने वाला हूँ। 2018 का पेपर पहले वाला करने का इतना फ़ायदा नहीं है कि पहले का पैटर्न बहुत अलग था, टोटली फैक्ट बेस्ड था, और वहाँ पर जो सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन आते थे वो भी बिल्कुल अलग ही पैटर्न होता था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच वन इज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2011। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में कौन सी वो दशकीय वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, जो कि भारत ने ऑब्जर्व की है 2001 से 2011, क्योंकि पहली जनसंख्या 2001 में हुई, मतलब इससे पहले वाली, और 2011 में जो है वो उसके बाद वाली 10 साल के गैप पे होती है। तो दशकीय वृद्धि है इसलिए बोला है इसको। तो ये कहता है कि कौन सा वो रेट था जिसके हिसाब से जो है दशकीय वृद्धि हुई है भारत के अंदर, ठीक है। मान लीजिए भारत में 2001 में 100 आदमी थे, तो भारत में उसके बाद इतने व्यक्ति हो गए। आपको एग्जैक्ट फिगर 17.64 दिखाई देगा, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि 17.7% इज द राइट आंसर। दशकीय रूप से आपको वृद्धि इतनी हुई है। अगर 100 आदमी थे तो 117 हो गए हैं, 100 करोड़ थे तो 117 करोड़ हो गए हैं, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि आपको दिखाई देगी 10 साल में कितनी वृद्धि हो गई है। ये सेंसस का डाटा है 2001 से 2011 का। तो सेंसस का टॉपिक आपके पेपर में दिया हुआ है। तो ये सेंसस अकेला टॉपिक नहीं है, पॉपुलेशन एज ए कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, और इस कंसेप्ट से आपसे पिछले पेपर में 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा किसी भी कंसेप्ट ये टॉपिक के साथ हो सकता है। तो सेंसस में क्योंकि लेटेस्ट फैक्ट्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अभी भी बाकी कई टॉपिक ऐसे थे जिन टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो वो टॉपिक भी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं, ताकि आप जो है एक ट्रेंड जो है आपको न मिले और पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड का बना रहे, डिफिकल्ट बना रहे। तो बाकी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किसी टॉपिक को हल्का नहीं समझना है कि आप कहीं कि बस सेंसस को ही कर लें तो 4 क्वेश्चन पक्के हो गए, बिल्कुल नहीं। आपको हो सकता है कि सैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज जो है उससे पूछ लिया जाए, या फिर आपसे जो बाकी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उससे पूछ लिया जाए, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। तो ऐसे ही अपनी तैयारी रखिए। ये क्लास थोड़ा सा ना लंबी क्लास रहेगी, क्योंकि मैं 1 घंटे या 1.5 घंटा लगा दूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स वे में इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप सब्र बना के रखिए। अगर आपको नहीं पसंद है ज़्यादा लंबी क्लास करनी तो आप बिल्कुल जा सकते हैं,
लेकिन मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी को विकसित करूँगा, आपकी समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें कैसे पढ़नी है। तो देखिए यहाँ डिकेडल आपको एक रेट पूछा है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, महिलाओं का परसेंटेज कितना है, फीमेल का कितना है, शहर का कितना है, गाँव का कितना है, साक्षरता कितनी है। ये सारे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं सिलेबस के अंदर। साक्षरता कितनी है शहरों में, गाँव में, टोटल कितनी है, महिलाओं पुरुषों में साक्षरता कितनी है, और किस राज्य में सबसे कम महिलाएं साक्षर हैं या सबसे कम साक्षरता है। बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आपको कवर इसमें करना पड़ेगा। तो ये पहले क्वेश्चन ने हमें सिखाया कि थोड़ा सा टॉपिक समझने चाहिए बहुत पहले, और उसके बाद उनको पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर है तो आपको वो और ज़्यादा हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है। तो यहाँ पर फिर से आपको टॉपिक पॉपुलेशन रिपोर्ट रिपीट हो रहा है और उसके अंदर सेंसस का डाटा पूछ रहा है। पॉपुलेशन में देखिए आपको तो कई चीज़ें पूछ सकता है। पॉपुलेशन में एक तो डाटा पूछ ले, एक पॉपुलेशन में कंसेप्ट पूछ ले। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछने लगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो इसका जो डेफिनेशन ये होती है कि मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर का एक जगह ले ली हमने, ठीक है, और ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है और इसकी चारों भुजाएं 1 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्र के अंदर कितने जने रहते हैं, ठीक है, उनको कहेंगे वहाँ का भारत की जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ही जो होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, 328 पर्सन प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ये स्क्वायर किलोमीटर हो गया ना पूरा का पूरा। तो इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 328 आदमी हैं या 375 हैं या 382 हैं या 430 हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 फिगर हैं जो काम के हैं, इनको काट दीजिए, ठीक है। ये जो फिगर पहले दी हुई है ये 2001 का डाटा है, उसके बाद अब बढ़ के ये इतना हो गया है। तो टोटल अगर एवरेज निकाल के देखें पूरे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 382% 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, 382% ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आपको इंडिविजुअली भी मांग सकता है कि भारत का किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट का सबसे कम है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी का भी पूछ सकता है। दिस डाटाज विल बी प्रोवाइडेड इन द कमिंग क्लासेस, ठीक है। बिल्कुल अपडेटेड डाटा ही प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा आपने कहा है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो इम्प्रूवमेंट पे चलेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आपको कुछ हेल्प हो जाए तो वो उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। अभी तो वैकेंसीज भी नहीं आई है, तो आप काफ़ी जो है उन चीज़ों पे अगर काम करेंगे, एक रिवीजन तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि उन्हें रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ आपको। इफ़ पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, हाउ मैनी ऑफ देम वुड बी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर पैरेलल्स उनको ड्रॉ किया जाता है 1 डिग्री के इंटरवल पर, तो कितने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो है पैरेलल्स होंगी। सबसे पहले तो आपको समझने की बात यह है, आपने अगर क्लासेस की हैं पहले, तो पैरेलल्स किसको कहा जाता है, आप ही बता दीजिए। पैरेलल्स कहा जाता है लैटिट्यूड को, ठीक है। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स कहा जाता है। और एक दूसरी रेखाएं ग्लोब के ऊपर होती है जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, तो उनको कहा जाता है मेरिडियन, ठीक है। तो मेरिडियन इनको कहा जाता है और पैरेलल्स इनको कहा जाता है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब हमें पूरे अर्थ के बारे में नहीं देखना है, हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में देखना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसे क्रिएट होगा, आप 0 डिग्री रेखा बनाइए जो इक्वली डिवाइड करती है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये ऊपर वाला एरिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे वाला एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर पैरेलल्स यानी कि लैटिट्यूडल लाइंस को अगर 1 डिग्री के डिफरेंस पे अगर किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो कितनी होंगी टोटल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब देखिए हमने आपको बताया भी है पहले, अगर आपने क्लास की है तो उसका मतलब है कि भाई लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि किसी अर्थ के सरफेस की, अर्थ के सेंटर जो इक्वेटोरियल प्लेन है उससे कोणात्मक दूरी। अगर वो व्यक्ति यहाँ बैठा है तो यहाँ पर इसका कोण ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये जो कोणात्मक दूरी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एट द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है,
ठीक है, उसको कहते हैं लैटिट्यूड। और एक ही हेमिस्फीयर के अंदर इक्वल जो लैटिट्यूड होते हैं उनको मिला दें तो बन जाती है लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, तो ऐसे कितने लैटिट्यूडनल लाइन हम बना सकते हैं? तो इजी आंसर है कि आप ड्रॉ करके देख लीजिए, या आप बाद में याद भी आपको हो जाएगा कि मैक्सिमम यहाँ से हम जो कोण बना सकते हैं वो 90 डिग्री का बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर एक पैरेलल बनेगा वो केवल एक पॉइंट होगा। ठीक है, केवल एक पॉइंट होगा, वो कोई लाइन नहीं होगी, लैटिट्यूड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ 1 डिग्री से शुरू कर रहे हैं, अगर 2 3 4 ऐसे करके, तो टोटल 89 जो है लैटिट्यूड्स जो है एक हेमिस्फीयर के अंदर होंगे। अगर आपसे पूछता है कि पूरी अर्थ पे कितने लैटिट्यूड्स होंगे, तो 89 यहाँ पर हो गए, 89 यहाँ पर हो गए, और एक लैटिट्यूड 0 डिग्री पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 179 टोटल हो जाएगा। 179 टोटल पैरेलल्स आर देयर, and in if it is asked that how many are in one hemisphere, then it is 89। ठीक है, समझ भी गए होंगे कैसे है। तो हमारा सही आंसर हो गया है ए। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा टॉपिक कौन सा डिस्कस हो रहा है, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब एक टॉपिक दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब विद रेफरेंस टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये टॉपिक पढ़ने हमें दोनों ही, और ग्लोब को उसके हिसाब से पढ़ना भी है। तो इसके अलावा टाइम के रेफरेंस में भी पढ़ना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये भी देखिए आपको रिसोर्सेज से उठाया गया है। वाटर, एयर, ये सारे रिसोर्सेज मेंशन हैं। वाटर, एयर, लैंड, सारे रिसोर्सेज आपको दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन उठाया वो एयर रिसोर्सेज से उठाया, तो एनवायरनमेंट के बारे में, वायुमंडल के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको जो है क्वेश्चन वहीं से उठाया है। कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो पूछा है आपसे। तो अगर आप एयर का कंपोजिशन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है, 78% होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर 21% ऑक्सीजन है, जो कि जीवनदायिनी है। ठीक है, जो जीवन देने वाली है, और हम उसी के सहारे जीते हैं। उसके साथ साथ सांस लेने में मदद करती है। CO2 को हम पहले कंसिडर कर देते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज जो है रिलेटिवली कम है। उससे पहले एक और गैस है जिसका नाम है ऑर्गन। ठीक है, वो 0.97% है, लगभग 1% के आसपास है। तो सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, फिर CO2 पे जाना है हमें सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये ऑर्गन है, लेस इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो जलने में जो है मदद करती है, नहीं मदद नहीं करती, कंट्रोल करती है। ऑक्सीजन जलने में मदद, और कंट्रोल कौन करती है? फायर को, वो नाइट्रोजन करती है। और CO2 क्या है? वो फोटोसिंथेसिस में एक कंस्टिट्यूएंट का काम करती है, इंटीग्रेंट का काम करती है। तो CO2 पौधों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज वायुमंडल में कितना है। 78% है हमारा सही आंसर। तो एयर का जो टॉपिक दिया है, तो देखिए ज़्यादातर टॉपिक से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको सारे ही टॉपिक को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप सभी ये समझें कि कुछ टॉपिक को तैयार कर लें और कुछ को छोड़ दें। जैसी स्ट्रेटजी पहले अपनाई जाती थी कि 80% को आप तैयार कर लीजिए और बाकी ना तैयार करें तो भी काम चल जाएगा। तो वो स्ट्रेटजी जो है मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। EVS का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितना GS का सिलेबस होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो DSSB में आपका EVS एक महासागर बन जाता है, लेकिन आना कितना है? बहुत कम। जो वो आना कम है, तो इसकी वजह से आपको जो है वो स्ट्रेटजी अपना लेते हैं कि क्यों ना GS को कम पढ़ा जाए, या GS को कुछ सिलेक्टिवली पढ़ लिया जाए। तो ऐसा मैं कभी रिकमेंड यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी चूक करेंगे। मैं कहूँगा कि टॉपिक बिल्कुल गिने चुने हैं, तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक, जैसे रिसोर्सेज का टॉपिक आपको शायद बहुत हैवी लगेगा, उस टॉपिक को आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो आप उस टॉपिक को मत छोड़िए, बस रिवाइज ज़्यादा कर लीजिए, उसको रिवीजन ज़्यादा दे लीजिए। जो भी आपको हैवी लगता है उसको रिवीजन ज़्यादा दे लीजिए। मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, वो आपको टॉपिक जब करवाना शुरू करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से आप टॉपिक वाइज MCQ भी कर सकते हैं। इंटरनेट के ही सोर्सेज होंगे, आपको स्पेशल उसके लिए कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक के लिए सही है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस
टोटल इतना हो गया। ठीक है, तो आपको सारे ही टॉपिक पे इक्वली कंसंट्रेट करना है, और हो सकता है किसी एक टॉपिक से ज़्यादा उठा लिया और वो आपने उसको ढीला छोड़ दिया तो क्या हालत होगी। आप चाहते हैं कि 20 क्वेश्चन में से 20 ले, और किसी एक टॉपिक को आपने ढीला छोड़ दिया तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन उठा दिया तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो भारत का सेंसस हुआ है 2011 में, उसके हिसाब से शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, तो ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो ये फैक्ट है, इसका सही आंसर है 31.11%, ये शहरी आबादी है। तो आप ग्रामीण निकालेंगे तो 100 में से इसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको ग्रामीण पता चल जाएगी। तो एक फैक्ट तो याद रख लीजिए, दूसरा फैक्ट आपको अपने आप हेल्प कर देगा एग्जाम के अंदर। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेज। टाइप ऑफ लैंड क्या है, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, लैंड पोल्यूशन, सोल पोल्यूशन कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोज़। और आपको बताएंगे कि देखिए, आपको ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट भी लगता होगा और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है पढ़ने में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी बड़ा डीप उठाया है। तो कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपको देखिए, एक कम्युनिटी लैंड जो होते हैं ना, वो लैंड होते हैं जो कम्युनिटी जो साझे रूप में उसको यूज़ करती है। घास है, चराने चले गए, ठीक है, या पर वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लाए अपने घर के लिए, सभी लोग यूज़ करते रहते हैं, तो कॉमन यूज होता है उसका, इसलिए उसको कॉमन प्रॉपर्टी जो है रिसोर्सेज कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली एक ही आदमी के पास रहेंगे, कोई दूसरा आदमी उसको यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो अपने जैसे अपना प्राइवेट घर होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सब आके रहने लग जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी या आजू बाजू के लोग, कि भाई ये तो आओ अपना ही है, अपना ही माल है। तो ये निजी संपत्ति मतलब निजी ही है, पर वो किसी और के यूज में नहीं होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट का जिस पे अधिकार होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा रेस्ट्रिक्टेड एरिया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आप वहाँ सब जगह नहीं घुस सकते हो, कम्युनिटी एरिया नहीं है वो। नॉन गवर्नमेंट एजेंसी रिसोर्सेज लगभग ये ऐसा संसाधन है जो प्राइवेट जैसा ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो सामुदायिक भूमि को किस रूप में कहा जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के रूप में। तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट जो लैंड होते हैं, प्राइवेट लैंड क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, वो सारी चीज़ें करनी है। और साथ साथ आपको कम्युनिटी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी करने हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार आपको बताया जाएगा कौन से राज्य में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज। तो आपको जो है एनसीईआरटी में ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, ये जो पेपर है 2018 का स्टैंडर्ड है। ठीक है, उस समय पे अगर कंसेप्ट पकड़ लिया है तो 2022 में श्योर जो आपको कंसेप्ट ही पूछा जाएगा। डिपेंड करता है वो और कितना डीप करके और कितना कम्बिनेशन ऑफ। कई बार होता है कि जैसे यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, हो सकता है कि ABC ऐसे आंसर क्रिएट किए जाएं, तो ये लास्ट लेवल आ जाता है अगर आपको जो है हार्डनेस बढ़ानी है, जैसे यूपीएससी में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन मोनार्की किंग। देखिए, यहाँ पर टाइप ऑफ गवर्नमेंट टॉपिक है, हालांकि मेंशन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा जो सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट 3 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी आपको लिखा है, लेकिन टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं लिखा है। तो इस पेपर के हिसाब से मैंने आपको ये करवाने की कोशिश भी की। तो यहाँ पर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि कैसी कैसी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश्ड है। तो उसी का एग्जाम्पल उठाया और बहुत बढ़िया कंपनी हैसिव बना के उलझाने की कोशिश की है। एक मोनार्की यानी कि एक राजतंत्र में किंग हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट पावर है किंग मोनार्की में, वो अपने हिसाब से कर लेता है काम, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इन ए मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक्स। बिल्कुल नहीं, न्यायाधिकारी ही राजा बन जाता है, वचन ही शासन है, जो भी उसका वचन होगा वही निर्णय हो जाएगा। तो ये पीपल यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, तो ये गलत हो गया। इन ए डेमोक्रेसी द किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, ये गलत है। किंग डेमोक्रेसी में हमेशा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, आपको जो है जवाब देना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट पावर नहीं है अब डेमोक्रेसी में, तो ये भी हो गया गलत। इन ए डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन, बिल्कुल गलत है। पीपल तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। तो आपको टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी पड़ेगी सारी, और उसको रिलेटिवली कंपेयर करना पड़ेगा डेमोक्रेसी के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी ही सबसे बढ़िया गवर्नमेंट जो है मानी जाएगी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब विद रेफरेंस टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड ग्लोबल टाइम से क्वेश्चन उठाया गया है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा किसको माना जाता है। 80, देखिए पहले तो देखिए सभी में ईस्ट होना चाहिए, अगर इसमें वेस्ट लगा दिया तो आप जो है दिक्कत में आ जाएंगे। तो असल में भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि इलाहाबाद के पास नैनी से और मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, और उसके अलावा कई स्टेट से भी भारत के गुजरती है, जो आपको टॉपिक में डिटेल में बताएंगे, वरना यहाँ बताने लगेंगे तो शायद इतने सारे टॉपिक कवर करने में 3 4 5 घंटे लग जाए और फिर भी कवर ना हो। अलग अलग टॉपिक में डिटेल में समझाएंगे। द 9th 5 ईयर प्लान, तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया, एक ही टॉपिक दिखाई दे रहा था, या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्टर दिखाई देता है या फिर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक ये है 5 ईयर प्लान्स, जो कि मेंशन है इन द एनसीईआरटी आल्सो। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में देश में लागू की गई थी, ये पूछ रहा है। तो देखिए 1997 यहाँ से आपको जो है ये योजना शुरू होती है और 5 साल जोड़ दीजिए 2002 तक। तो आपको मैंने सीक्वेंस जो है बताया भी है पहले भी कि किस तरीके से आगे पीछे से चलें तो आप आसानी से याद रख पाएंगे, और किस तरीके से आगे से इधर से स्टार्टिंग से चले तो कैसे इनको याद कर पाएंगे। तो कुछ हिंट दिया था, बराबर फिर से क्लास होगी तो आपको फिर से समझाया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय के संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। सीधा सा आंसर है, इजी आंसर है, तो आप मोहनदास करमचंद गांधी एलिमिनेट कर दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एलिमिनेट कर दीजिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी एलिमिनेट कर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्हीं को जो है भारत का जो है पितामह भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का, और जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो आपको हम क्या करवा रहे हैं, क्या केवी की पीआरटी के प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, ताकि एक इंसाइट बन जाए कि किस तरीके से हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की गई है। ये है टेरेस फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न का टॉपिक आपको दिया हुआ है, इरिगेशन का टॉपिक दिया हुआ है, रिवर प्रोजेक्ट, रिवर का टॉपिक दिया हुआ है। तो टेरेस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जो कि सीढ़ीदार खेत जैसी दिखाई देती है, ऐसे खेत जिसमें सीढ़ी लगी हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज में ये होती है। पहले तो इसका पर्पस समझना जरूरी है कि टेरेस फार्मिंग का पर्पस होता है कि पानी जो पहाड़ों से फिसल के तेजी से आता है तो सारी मिट्टी को काट के ले जाता है, ठीक है। तो कृषि योग्य मिट्टी वहाँ बसती नहीं है, पहाड़ पत्थर ही रह जाएंगे। तो टेरेस खेती करके पानी के फ्लो को रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये हिल स्लोप पे ही होगा, जेंटल स्लोप पे नहीं होगा। ग्लेशियल माउंटेन पिक्स पे कहाँ, जहाँ ग्लेशियर है वहाँ तो मिट्टी नहीं है, तो वहाँ कहाँ पे फार्मिंग होगी। और कोस्टल लैंड्स पे भी जरूरत नहीं है आपको, ये पहाड़ी ढलान पे यानी कि हिल स्लोप पे ही ये चीज़ जो है बेनिफिशियल दिखाई देंगी। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा चित्र से समझ लिया आपने कि एक तो सीधा ऐसा स्लोप हो वो आपको नुकसान कर सकता है, पानी बह के जाए। एक पानी पहले नीचे उतरे, फिर यहाँ कुछ देर रुके, फिर नीचे उतरे, और यहाँ पर कुछ बाढ़ भी बना दी जाती है ताकि पानी इतना तेज़ी से जो फ्लो ना हो। तो इस तरीके से जो पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो ये वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो वाटर है, पानी जो है पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में घूमता रहता है, वो प्रोसेस कौन सी है, कौन से जो पद हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो जाता है। प्रोसेस पूछी हुई है, कौन कौन सी प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल पानी बारिश बनकर आता ही है। उसके बाद रन ऑफ यानी कि जो ज़मीन से बहता हुआ पानी, वो भी है। क्या विंड के रूप में पानी बहता है, बदल जाता है? बिल्कुल नहीं, विंड तो अलग चीज़ है, वेपर तो बन जाएगा, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया। टेम्परेचर में भी नहीं बदल सकता वाटर, तो ये प्रोसेस जो है गलत हो गई। प्रेसिपिटेशन में हो जाता है। ह्यूमिडिटी वाटर से तो होती है, लेकिन ये वाटर नहीं है, ये वाटर की वजह से उत्पन्न हुई कंडीशन है। इवेपरेशन ठीक है। विंड, ये फिर से कट गया, हवा में नहीं बदल सकता। तो अब अगला है इवेपरेशन। सबसे पहले पानी इवेपर होगा, बिल्कुल जब सूरज की गर्मी मिलेगी तो वो वेपर बन के ऊपर चला जाएगा। कंडेंसेशन, फिर ऊपर जाकर वो ठंडा होगा, कंडेंस हो जाएगा छोटी छोटी बूंदों में, फिर बादल बन जाएगा। बादल बनने के बाद उसकी बूंदें इतनी मोटी हो जाएंगी कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरने लगेंगी, तो प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी। और जब बारिश जब ज़मीन पे होगी तो रन ऑफ के रूप में वो बहेगा। तो हमारा सही आंसर हो गया। टेम्परेचर में नहीं बदलेगा वो, विंड यहाँ पर भी आ गई। तो बिल्कुल आप इजीली इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई इतना हैवी चीज़ नहीं है अगर आपने ये चीज़ें समझी हुई है। थोड़ा चित्र के माध्यम से मैं बता दूं आपको,
तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए इतनी सारी वाटर बॉडीज हैं, आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा पानी है। तो उससे एवेपोरेशन होगा, क्योंकि सोलर हीट यहाँ पर मिल रही है, तो एवेपोरेशन होने की वजह से वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ता रहेगा, वाटर बॉडी से, समुद्र से, झीलों से। अब ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो आप देखेंगे ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। वो क्यों होता है वो भी आपको मैंने बहुत बार बताया है कि धरती नीचे से गर्म होती है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ऊपर की तरफ कम होती है, तो यहाँ पर वो ठंडा हो जाएगा, फिर से कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाएगी। कंडेंसेशन होकर ये बादल आपस में मिलेंगे और भी भारी हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी। ये ट्रांसपिरेशन भी एक टर्म दी गई है, पौधे जो पत्तों से पानी उड़ाते हैं उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो नेचुरली वाष्प बन के उड़ता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन भी कई तरीके से हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो उस प्रेसिपिटेशन से पानी फाइनली फिर से जो है वाटर बॉडीज में आ जाता है और ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। वाटर साइकिल बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 80 डिग्री ईस्ट इफ द लोकल टाइम एट 20 डिग्री ईस्ट इज 10 AM। तो टोटली ये टाइम है, ग्लोबल टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से टॉपिक से ग्लोबल को समझना। तो ये कह रहा है कि 20 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे 10 बजे हैं, तो 80 डिग्री पर कितने होंगे। तो 80 और 20 में कितना डिफरेंस होता है, 60 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है, अगर आपने हमारी क्लास की है पहले, कि 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हम जब बढ़ते हैं तो 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप 0 डिग्री मेरिडियन जो होती है, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, जो ग्रीनविच से जाती गुजरती है अर्थ के ऊपर, अगर आप इस एरिया में आएंगे तो इधर ईस्ट काउंट होता है और इधर वेस्ट काउंट होता है। तो अगर आप 20 डिग्री पे हैं तो ऑलरेडी आप इधर का टाइम पॉजिटिव जोन काउंट होता है, इधर का नेगेटिव। इसलिए भारत का जब टाइम आप मोबाइल में सेट करते हैं तो 5:30 ये वाला दिखाई देता है, ये वाले टाइम जोन में हम। तो यहाँ पर आपको दिखाया कि पहले से ही आप पॉजिटिव जोन में हैं और फिर उसके बाद 80 डिग्री के ईस्ट में पूछना है। और इसने कहा कि यहाँ पर ना अभी 10 बजे हुए हैं सुबह के, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 डिग्री ईस्ट। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब 60 डिग्री में कितना फ़र्क पड़ेगा, 60 × 4 यानी कि 240 मिनट का डिफरेंस पड़ गया, ठीक है। इतना डिफरेंस पड़ गया। तो अब मतलब आपको क्या करना है, आपको 10 में क्या जोड़ना है, 240 हो गया, 4 मिनट का डिफरेंस पड़ता है 1 डिग्री पे, तो टोटल 60 डिग्री पे कितना डिफरेंस पड़ा, 240 मिनट्स का। इसको अगर हम ओवर्स में बदलें तो आप 60 मिनट से इसको डिवाइड करें तो 4 और हो जाते हैं। तो 4 और को जोड़ दीजिए, आप किस में जोड़ेंगे, 10 में। तो 11, 12, 1, 2, तो सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, होस्ट और ग्रेबन आर बिल्ट। देखिए ये आपको लैंड प्रोसेस को दिखा रहा है, माउंटेन्स और लैंड्स में बीच में जो डिफ्रेंशिएशन हो रखा है। भारत का जो उच्चावच पढ़ते हैं, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो पढ़ते हैं टॉपिक, जिसके अंदर आप प्लेन्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ आप डेजर्ट पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, प्लेचू पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ उसी के अंदर एक आता है टॉपिक, होस्ट एंड ग्रेबन। ये प्रक्रिया के द्वारा कौन सी तरह की जो है चट्टानें बनती हैं, फाल्टिंग, फोल्डिंग, फाल्टिंग, वल्कनिज्म एंड ग्लेशिएशन। तो जो ये फोल्डिंग है ना, ये हिमालय के अंदर दिखाई देता है। हिमालय की प्लेट इधर से आ रही थी, इधर से दूसरी प्लेट आ रही थी, तो ये यूरेशियन प्लेट थी, ये एशियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट। तो यहाँ पर चीज़ें जो इकट्ठी हुई वो फोल्ड होती चली गई। तो ये एक जब उस पर जोर लगाया तो चीज़ें फोल्ड होने लग गई। तो इस तरीके से फोल्ड होकर जो माउंटेन बनी उनको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, और इनको वलित पर्वत भी कहते हैं फोल्ड वालों को। लेकिन जब ये कह रहा है होस्ट और ग्रेबन, ये असल में फाल्टिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के नीचे ये क्रस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्मा आता है वो उसके अंदर थ्रस्ट करने लग जाता है, इसकी वजह से यहाँ वीकनेस आ जाती है। और इस वीकनेस को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चित्र से ही समझाऊं तो और ही अच्छा रहेगा। पहले तो आंसर समझ लीजिए कि ये फाल्टिंग से रिलेटेड है, फाल्ट माउंटेन से रिलेटेड है। और थोड़ा सा समझने के लिए चित्रों की हेल्प ले लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। देखिए जब वो वीकनेस आई तो ये क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए मैग्मा जो है वीकनेस क्रिएट कर रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर का हिस्सा नीचे धंस जाता है, ठीक है। तो ये जो धंसा हुआ हिस्सा है ये वैली जैसा दिखाई देता है और आजू बाजू का हिस्सा पहाड़ जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये असल में रियल माउंटेन नहीं है, ये फॉल्ट माउंटेन है, ठीक है। तो ये जो धंसा हुआ हिस्सा उसको ग्रेबन कहते हैं, और जो ये दूसरा उभरा हुआ हिस्सा है पहाड़ की तरह,
इसको होस्ट कहते हैं। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर एक विंध्य पर्वत जो है भारत का, उसके बीच में एक नर्मदा नदी बहती है और इधर जो है सतपुड़ा पर्वत है। तो दोनों के बीच में फाल्टिंग हो रखी है और इसी गहराई के क्षेत्र में नदी बह के जाती है, नर्मदा नदी, जो कि बाद में अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इस तरीके से देखिए वीकनेस बन जाती है जब मैग्मा अंदर की तरफ घुसता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो वीकनेस की वजह से ये देखिए ये स्पेस यहाँ पे बेस ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो ये नीचे की तरफ जो है धंसने की कोशिश करेगी, इसकी वजह से जो है फॉल्ट बन जाता है। तो इसको फॉल्टिंग कहेंगे होस्ट ग्रेबल टोपोलॉजी को। थोड़ा सा इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैग्मा घुसने की कोशिश कर रहा है और ये इधर बाद में मैग्मा इधर भी मुड़ेगा ना, तो ये जो पुश इसके साथ साथ जो इसके घर्षण से पुश होगा, फ्रिक्शन से, इसकी वजह से भी जो है वीकनेस आ जाती है और ये नीचे की तरफ धंस जाता है। ये हो गया ग्रेबन और ये हो गया होस्ट। इस तरीके से आपको लगेगा शायद आसपास में ना कोई चट्टान है। ये चट्टान कैसे बनी है? ये फॉल्टिंग से बनी है, ठीक है, भ्रंश घाटी बन जाती है उधर। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन उठाया गया है, ये उठाया गया है कि प्राइमरी फर्स्ट एड एंड प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो टॉपिक है। वहाँ से आपसे पूछ रहा है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है, देखिए पहले से कह दिया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो सरकारी सिस्टम हो गया, कौन सी एजेंसी जो है वो उसको चलाती है? प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो देखिए आप कोरोना भी जो चल रहा था, अब कोरोना की वैक्सीनेशन भी ज़्यादातर गवर्नमेंट फ्री लगा रही है। प्राइवेट में तो किसी के पास टाइम नहीं है, लाइन में नहीं लगना चाहता तो वो जा रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, ना भी जाए आपको फिर भी लग जाएगी, आप कितने ही अमीर हैं, तो गवर्नमेंट ही चला रही है। तो निजी चिकित्सा संस्थान नहीं है ये, गवर्नमेंट एजेंसी इसका सही आंसर होगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं, एनजीओ नहीं और मेडिकल प्रैक्टिस, ये हाफ हो गया। मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो सही में तो सरकारी एजेंसी ही चला रही है, हमारा सही आंसर हो गया ये। तो आपको एक इंसाइट बन रही है कि नहीं बन रही है कि टॉपिक को आपको कम्प्रिहेंसिव पढ़ना है। ये वैसे एग्जाम की तरह नहीं है जैसे एसएससी के एग्जाम होते हैं कि भाई पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ या फिर मौर्य राज्य का संस्थापक कौन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। आपसे पूरा कंसेप्ट पूछने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही एक टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अलावा नेशनल बॉडीज़ भी है, स्टेट बॉडीज़ भी है। तो हम देखते हैं कि हम 3 टायर सिस्टम हमारे देश के अंदर है और उसमें एक है सबसे नीचे वाला जो लोगों के सबसे करीब है, उसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज इलेक्टेड बाय द होम। ग्राम सभा के सचिव को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सबसे पहले तो ग्राम सभा को आपको समझना है कि किसी भी विलेज के अंदर, ठीक है, जितने भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, वो सारे मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं और अपने में से एक सरपंच चुनते हैं, ठीक है, और कुछ पंच भी चुन लेते हैं, यही ग्राम सभा के लोग, ठीक है। तो ग्राम सभा अलग चीज़ है, सरपंच उनमें चुना गया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक ग्राम सचिव भी होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? क्या मेंबर ऑफ ग्राम सभा ही करते हैं या विलेज वार्ड मेंबर करते हैं? ये वो पंच हो गए, ये मेंबर ऑफ ग्राम सभा हो गए और मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट अपॉइंटी। तो इसका सही आंसर है कि सरकार नियुक्ति करती है ताकि जो सरपंच बना है, जो पंचायत बनी है, उसको एक तो थोड़ा बहुत निगरानी भी रख जाए कामों की, दूसरा उसको थोड़ा सहयोग भी दिया जा सके काम काज करने में। तो ग्राम सचिव का नियुक्ति जो है इस तरीके से की जाती है वहाँ पर। ये पूरा प्रॉपर टॉपिक आपको पहले भी करवा गया है, आप समझ सकते हैं वहाँ से आके और फिर से जो है आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आज अभी हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि इतना सारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर तो वही सीधी सी बात है, एक टॉपिक से नहीं आएगा, वो तो वैरायटी ऑफ मल्टीपल टॉपिक से आएगा। तो मल्टीपल टॉपिक का कम्बिनेशन इसमें दे रहा है और स्टैंडर्ड पेपर तो है ही जो लिया है उन्होंने। तो हमारे पे पूछता है कि कितने टायर सिस्टम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तो नेशनल टायर सिस्टम, नेशनल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जो है लोकल आ जाती है, ठीक है। लोकल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद हो जाती है, ब्लॉक लेवल पर तहसील लेवल पर जो ब्लॉक समिति बन जाती है और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत बन जाती है। ऐसे ये हो गया गाँव का, ठीक है, ये गांव का तरीका हो गया। अब शहरों में भी कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो महानगर पालिका या नगर पालिका या नगर पंचायत, जितनी छोटा होगा नगर पंचायत हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया तो नगर पालिका होगी और फिर महानगर पालिका होगी, ठीक है। यहाँ पर भी वार्ड्स में एरिया को डिवाइड किया जाता है, जैसा कि सरपंच के में भी हमने देखा वार्ड मेंबर होते हैं, ऐसे ही। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि सेंसस ऑफ इंडिया के 2011 के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए
कि कितनी महिलाएं हैं पुरुषों पर। ठीक है, तो जेंडर रेशो सबसे सही बात कहूँ तो ये आपसे पूछा है कि जेंडर रेशो कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना हुई है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप सब जानते हैं कि 2011 की जनगणना हुए 10 साल हो चुके हैं और 10 साल के अंदर जो है जनगणना दोबारा भी होती है। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जनगणना दोबारा नहीं हो रही है। तो आप सभी जानते हैं कि 2020 में जनगणना शुरू होनी थी और वो 2021 की जनवरी तक आते आते उसका रिजल्ट आ जाना था। तो वो जनगणना कोरोना की वजह से रुकी हुई है, वो होगी। और जैसे ही वो होगी तो ये सारे फैक्ट बदल जाएंगे। तो अपडेटेड फैक्ट फिर से आपको अपडेट करने पड़ेंगे, लेकिन वो फैक्ट आपको अगले 10 साल तक काम आने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप करेंगे तो वो आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। लेकिन अभी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियर फ्यूचर अभी मुझे लगता है 2022 में ही कहीं अप्रैल मार्च में जाके ये शो होने वाला है। क्योंकि इस बार भी दूसरी लहर आने की वजह से प्लान बना तो था, पर वो प्लान धरा का धरा रह गया। तो जेंडर रेशियो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपसे पूछा है, तो आप समझ गए हैं कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं। तो ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है भाई। ठीक है, तो हमारे हाथ की बात नहीं है कि हमें कोई टॉपिक पसंद है। ये टॉपिक उसको पसंद होगा तो उसने उठाया। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, काफ़ी देर हो गई बात करते हुए। 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। मतलब एक ये जेंडर रेशो ही कैसे निकाला जाता है, 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, इसको कहते हैं जेंडर रेशो। तो ये 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, तो ये फेवरेबल नहीं है। पुरुष ज़्यादा हो गए हैं, महिलाएं कम हो गई है। Which one of the following government institution has the authority to introduce a new train between Delhi and कन्याकुमारी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके अधिकार क्षेत्र की बात की जा रही है। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली क्या क्या डिफरेंस है उनके अधिकार क्षेत्र में आपको बताया भी गया है पहले क्लासेस के अंदर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैज़ द अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस ए न्यू ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड कन्याकुमारी। तो दिल्ली से कन्याकुमारी के बीच में ट्रेन चलानी है, तो कौन सी अथॉरिटी है जिसको ये अधिकार है इसके बारे में डिसीजन लेने का। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट अगर करेगी तो हरियाणा वाले नहीं मानेंगे या राजस्थान वाले नहीं मानेंगे। तो दिल्ली के तो हाथ में नहीं है, सीधी सी बात है। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, अच्छा कोई मान लीजिए आपके गांव का सरपंच ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट होगी ना वो। तो क्या वो बना पाएगा, अगले गांव वाले मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की भी आपस में नहीं बनती है, अड़ोसी पड़ोसी जो है आपस में खिंचे रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी होती है। इसलिए आपने देखा होगा रेलवे का जो विभाग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सही आंसर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, लेकिन आपको देखते रहना चाहिए क्वेश्चन को। आप जो है इस तरीके से इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक कह रहा है कि फार्मर्स कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर इन द प्लेन्स आर कैटेगराइज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग। तो ये कह रहा है कि जो फार्मर होते हैं वो कल्टिवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स। देखिए, छोटे लैंड, ये डेफिनेशन इसको आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े लैंड है और उसमें मशीनों का यूज़ किया जा रहा है तो उसको कहेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। अगर किसी जगह पे वनों को काट के और वहाँ खेती की जा रही है तो उसके कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब यहाँ की इनका जो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और तो इस जगह को छोड़ दिया जाता है, बाकी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, नए जंगलों को काट दिया जाता है। तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। अब हमारा हो गया प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। दोनों ही सब्सिस्टेंस लेवल की एग्रीकल्चर है, मतलब निर्वहन ही होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रीमिटिव वाला जो होता है ना, इसको कहते हैं हो कल्चर। मतलब आप जुताई भी हाथ फालों वालों से कर रहे हैं, ठीक है, और पुराने बिल्कुल पुराने आदिवासी तरीके से कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्रिमिटिव, पुराना। और सब्सिस्टेंस मतलब जिससे बस गुजारा लायक ही उत्पादन होगा। अब देखिए इंटेंसिव वाला कौन सा है। इसमें देखिए क्या होता है कि छोटा ही लैंड होता है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल लैंड अगर कहा है तो वहाँ पे समझ जाइए कि किसी बारे में बात हो रही है। यूजिंग सिंपल टूल्स, आप क्या करते हैं कि क्योंकि छोटा खेत है तो आप ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की कोशिश नहीं करते। क्या करेंगे, ट्यूबवेल लगा के, और क्या करेंगे, ट्रैक्टर लेके 1 बीघा ज़मीन के लिए। तो इसमें आप क्या करते हैं, ज़्यादा उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लेबर करके उसी में 3-3 4-4 बार साल के अंदर खेती निकालने की कोशिश करते हैं। और अपने आप ही अपने हाथों से करते रहते हैं, मशीन नहीं यूज करते, ताकि कंपनसेट कर पाएँ कम लैंड को। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है वो उसको बोलते हैं इंटेंसिव। लेकिन उससे भी क्योंकि छोटा लैंड है,
आप निर्वहन ही कर सकते हैं, उसको आप बेचेंगे नहीं, आपका बस गुजारा ही चल पाएगा। ऐसी खेती को कहते हैं निर्वहन। कौन सी वाली? जो अभी हमने आपको बता दी है, प्रिमिटिव नहीं, इंटेंसिव। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज सिचुएटेड एट 40 डिग्री ईस्ट एंड 100 डिग्री ईस्ट? तो कितना डिफरेंस होगा दो कंट्रीज के बीच में जो कि 40 डिग्री ईस्ट और 100 डिग्री ईस्ट के बीच में है? तो वही से एग्जांपल फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो इसने कहा कि एक 40 डिग्री पे है देश और एक 100 डिग्री पे है, तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस तो होता ही है, हम जानते हैं। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 60 डिग्री का। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल जो टाइम डिफरेंस क्या होगा? वो 240 हो गया। पर मिनट, पर डिग्री 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री टोटल है, तो 240 हो गया। और इसको ओवर्स में बदले तो ये 4 घंटे हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया कि 4 घंटे का उनके बीच में डिफरेंस होगा ही होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इट इज 8 AM एट ग्रीनविच, व्हाट इज द टाइम इन इंडिया? सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, देखिए टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए। इन्होंने ग्लोबल उससे जो है 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो आप देखिए 20 में से तो मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन तो 2 ही टॉपिक से इन्होंने उठा दिए हैं। तो अगर किस्मत अच्छी होती है तो इजी टॉपिक से आ जाता है, लेकिन अगर ये सारे टॉपिक को इस तरीके से कर दें तो आपको जो है, हालांकि हार्ड टॉपिक से क्वेश्चन इन्होंने नहीं उठाए ज़्यादा, जैसे रिसोर्सेज से कम उठाए। इट इज़ 8 AM एट ग्रीनविच, अगर ये ग्रीनविच पर 8 बजे हैं तो व्हाट इज़ द टाइम इन इंडिया? तो सबसे पहले तो आपको देखिए 82.5 डिग्री आपने देखा था, यह इतना जो है डिफरेंस होता है। एक तो तरीका ये है कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से आप इतना इसको 4 से गुना करके टाइम निकाल लीजिए। दूसरा ये है कि अगर आपको पता है कि भारत +5:30 जोन में है, तो यहाँ पर जितना टाइम होगा तो उससे 5.5 घंटे और जोड़ लीजिए, आपको जो है डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 8 में जोड़ेंगे 5.5, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ये। और अगर आप 82.5 के हिसाब से निकालेंगे तो इसको भी आप 4 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा कितना? ये, ठीक है, 320 जो मिनट आएगी। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, आप ओवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये टाइम मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको बता दिया कि सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाया गया है। एक एक जो टॉपिक जो उन्होंने दिया है उन टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाया है, उससे इतर पहले का ट्रेंड तो हम तो अगर समझे तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। बस एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को देखें तो वो क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि बाहर से आया है, अदरवाइज कोई और क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी बात है, और इस बड़ी बात को हमें अपने माइंड में बैठाना चाहिए कि केवीएस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है चीज़ों को। अगर वो सिलेबस दे देता है तो उसी सिलेबस से क्वेश्चन भी देगा। तो आपको एक तरह से आधा पेपर तो लीक ही हो गया है, अगर आपको टॉपिक ही बता दिए हैं। अब बस आपको पढ़ने हैं वो टॉपिक, और टॉपिक भी सिलेक्टेड होते हैं, पूरे ज़्यादा टॉपिक नहीं होते, सिलेक्टेड होते हैं। तो आप सब क्या सीखे इस चीज़ से कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं एनसीईआरटी से, अगर आपको टॉपिक मिल गए। अब बात है कि क्या ये टॉपिक इनफ होंगे जो इन्होंने सिलेबस में दिए हुए? मुझे लगता है ये टॉपिक तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसे यूनिवर्सल टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको नहीं पूछेंगे तो फिर क्या करेंगे? एक आध टॉपिक को हटा दें, एक दो को जोड़ दें, इतना पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि कोशिश तो यही होगी कि पिछली बार के टॉपिक्स को वैरायटी लाने की कोशिश तो हो सकती है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर बनाया जाए और थोड़ा सा और अच्छे बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। पैटर्न तो कंसेप्ट की तरफ हर जगह बढ़ रहा है, सीटेट में बढ़ रहा है। तो आप जो है, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, काफ़ी लंबी ये क्लास हो गई, पहली क्लास है, बाकी क्लासेस इतनी लंबी नहीं होगी। ये ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। सब्जेक्ट के मैटर को पढ़ने समझने बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, सिलेबस को समझना ज़रूरी है। उस सिलेबस का क्या महत्व है और कहाँ से पढ़ा जाए, एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा जाए, वो चीज़ बताने वाली बात थी। तो वो लंबी ही होती है। अब टॉपिक वाइज आएंगे तो क्लासेस थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो ये हमारे चैनल का हमने वो डिज़ाइन किया है लोगो, और आपको बता दिया है कि फाई का जो है मैथमेटिकल एक सिंबल है, इसका जो मैथ में यूज होता ही होता है। इसके अलावा फाई का जो है मतलब होता है द गोल्डन रेशो ऑफ ब्यूटी, द डिवाइन रेशो ऑफ ब्यूटी भी कह देते हैं इसको, ठीक है। द डिवाइन रेशो भी कह देते हैं, देवीय रेशो। तो इसमें कहा जाता है कोई भी सुंदर चीज़ कितनी सुंदर है उसका रेशो निकाले तो 1.6 ऐसा कुछ आता है।
अगर इससे ज़्यादा है तो वो सुंदर काउंट होगी, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कोई मनुष्य हो। तो ये एक फार्मूला किसी ने दिया था और ये सजेस्ट किया हमारे गौरव सर ने। गौरव सर ने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसा एजुकेशनल चीज़ क्यों ना डाली जाए कि फाइव से शुरू करें। और इसी का उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक सुपर 30 मूवी आई थी, उस सुपर 30 में जो हीरो होता है वो हीरोइन को कहता है कि तुम्हारे चेहरे में एक फ़ी है। वो फाई को फ़ी भी बोल देते हैं कभी कभी। तो वो हीरोइन कहती है कि क्या फ़ी है, तो वो कौन सी फ़ी है, तो वो कहता है कि नहीं मतलब गोल्डन रेशो ऑफ ब्यूटी है। तो वो उस चीज़ को भी वो जो मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन कर रहा था। तो मुझे अच्छा लगा। और ये यहाँ पर देखिए, ये जो पीछे आईएएस भी लिखा हुआ है, कुछ कुछ अभी उभर के आया, पहले माइंड में नहीं था। तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली कि मीनिंगफुल है। इसके अलावा फिडियाज जो है एक मूर्तिकार भी रहा है बहुत बड़ा यूरोप के अंदर। तो ये एकेडमी जो है एस्टेब्लिश की है, तो आप सभी जो है इससे जुड़ जाइए। आपको अब क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। कितना रेगुलर होगी धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ाना ही मिलेगी, लेकिन वीकली सेट हो जाएगा कि 3 आनी है या 4 क्लासेज आनी है। आप सबको एक चीज़ इन्फॉर्म करनी है कि जो आप रीजनिंग की क्लासेज हैं वो अमित सर ने शुरू कर दी हैं। तो धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएंगी कि क्लासेज 3 होंगी या 4। ठीक है, 3 क्लासेज मिनिमम हम सोच रहे हैं कि 3 क्लासेज दें वीकली। लेकिन अभी रिदम में नहीं चीज़ें आई हैं, धीरे धीरे आ जाएगी। आप सबके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों को साइकोलॉजी के जो है टीचर नहीं मिलते हैं, साइकोलॉजी की डाउट्स नहीं मिलते हैं। तो आप साइकोलॉजी के डाउट्स के लिए जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक ग्रुप है गोविंद राम साइकोलॉजी क्लासेस। ठीक है, गोविंद सर जो है उसको संभालेंगे, दिल्ली डाइट के रिसोर्स पर्सन हैं, पहले से कंपटीशन की तैयारी करवाते रहे हैं। तो गोविंद राम सर है वो, उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगा दूसरे ग्रुप का भी। बाकी जो कॉमन ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपने आप जो है उन ग्रुप्स में जो है पहुंच जाएंगे। वहाँ लिंक आपको शेयर किए जाते हैं रेगुलरली। तो आप उस ग्रुप से जुड़ के साइकोलॉजी की क्लासेज में अगर कोई दिक्कत है तो वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही ढीली हो गई है, पता नहीं कैसी हो गई है, कुछ नहीं पता। तो ख़त्म करते हैं इसको और शुरू करते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। तो वर्षों तक वन में घूमिए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए। ठीक है, संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे तो अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, कैसे वो सफलताएं प्राप्त की आपने, वो आपके लिए किस्से हो जाएंगे और आप दूसरों के लिए आइडियल बन जाएंगे। तो संघर्ष का, मेहनत का रास्ता अपनाइए। धूप घाम से मत घबराइए, पानी पत्थर से मत घबराइए। जैसे पांडव इनसे जूझ के निकल के आए थे ना महान योद्धा बन के और जीते भी, ऐसे आप भी बन जाइए। क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो सौभाग्य हमेशा नहीं सोएगा, सौभाग्य जो आपका साथ देगा। ठीक है, सौभाग्य आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय